Hello everyone, today we are going to start your new chapter, chapter 8, that is sources of business finance. So if we talk about introduction, this chapter provides an overview of the various sources from where funds can be procured for starting as also for running a business. It also discusses the advantages and limitations of various sources and points out the factors that determine the choice of a suitable source of business finance. तो यहाँ पे बताया गया है, यही चैप्टर ओवरव्यू है कि हमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हम कहाँ कहाँ से फंड्स या सोर्सेज क्या है हमारे पास जहाँ से हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड वहाँ दैट इज़ उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं एंड किसकी वजह से उसमें चेंजेस आते हैं उन फंड्स से रिलेटेड. ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द मीनिंग, nature and significance of business finance. Business is concerned with the production and distribution of goods and services for the satisfaction of needs of society. तो ये हमें पता है कि बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं. बिज़नेस नॉर्मली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है जो कि हम सोसाइटी के सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं. फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज़ बिजनेस रिक्वायर्ड मनी. और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको चलाने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है. फाइनेंस देयरफॉर इज़ कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. और फाइनेंस क्या होता है, हमारा लाइफ ब्लड है, एक तरीके का बिजनेस का लाइफ ब्लड है. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट वेरियस एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. और जो फंड्स जिनकी हमें ज़रूरत है वेरियस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, उसे हम बिज़नेस फाइनेंस कहते हैं. सो द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिज़नेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. तो हमें फाइनेंस किस वे में चाहिए होता है या हम उसको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं. तो पहला है आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर. तो ऐसा जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. तो ये सारे क्या हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं. ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमारे बिजनेस में रहते हैं, उसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं. और उसमें लगने वाले पैसे को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है. सेकेंड है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट एंड विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज अ बिजनेस इज, it needs funds for its day-to-day operations. This is known as working capital of an enterprise, which is used for holding current assets such as stock of materials, bill receivable, and for meeting current expenses like salaries, wages, taxes and rent. तो working capital क्या होता है कि जो फिक्स एसेट्स तो ठीक है, उसमें अगर हम एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो वो लंबे समय तक बिजनेस के साथ रहता है. लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए क्या होता है, वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, जो रोज़मर्रा का खर्चा होता है, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ funds. So in case of proprietary and partnership concern, the funds may be raised either for personal sources or borrowings from bank, friends, etc. तो सोल प्रोप्राइटरी की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, ऐसे बिजनेसेस में फ़ंड्स हम रेज़ करते हैं या तो हमारे पास जो पर्सनल फ़ंड्स होते हैं वो, या तो हम अपने फ्रेंड्स सर्कल से या बैंक से बोरो करते हैं. इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस विच आर अवेलेबल मे बी कैटेगराइज्ड as given in table 8.1. लेकिन जो कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा या डिफरेंट वेज में रहते हैं, वो क्या है इस टेबल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है. तो पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन. ठीक है, तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जिसको हम जहाँ से हम फंड्स को ले सकते हैं. ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करते हैं अबाउट पीरियड बेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दीज आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज. ठीक है, द लॉन्ग टर्म सोर्सेज फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन enterprise for an period exceeding 5 years and included sources such as shares and debentures, long-term borrowings and loans from financial
institutions. Such financing is generally required for the acquisition of fixed assets such as equipment, plant, etc. तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि एटलीस्ट 5 ईयर्स तक फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, और नॉर्मली लॉन्ग टर्म सोर्सेज हम अपने फिक्स एसेट्स के लिए लेते हैं. और शॉर्ट टर्म्स की बात करें, थर्ड पैरा में है, शॉर्ट टर्म फंड्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. ठीक है, 1 साल के अंदर चुकाना होता है इसे. ट्रेड क्रेडिट लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड कमर्शियल पेपर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सोर्सेज दैट प्रोवाइड फंड्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. तो ये जो उन्होंने नाम दिए गए हैं, ये शॉर्ट टर्म हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं. ठीक है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो ये 1 ईयर के अंदर या 1 ईयर से ज़्यादा, ठीक है, हमें सोर्सेज प्रोवाइड करवा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट ओनरशिप बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स. ओनरशिप के अंदर 2 हेडिंग्स, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड. तो ओनर्स फंड्स मीन्स फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज. ठीक है, ओनर ने हमें बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसको बोलते हैं ओनर्स फंड. एंड बोरोड फंड्स मतलब जो कि हमने थर्ड पार्टी से, एक तरीके से देखो सेकंड पैरा में लिखा है, बोरोड फंड्स ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द फंड्स रेज थ्रू लोन्स और बोरोविंग्स. ठीक है, हम लोन के थ्रू या बोरोविंग के थ्रू कोई हमारी कंपनी में पैसे लगा रहा है, या हम उसके अपने बिजनेस को चलाने के लिए थर्ड पार्टी से पैसे ले रहे हैं. थर्ड है आपका, थर्ड कैटेगरी में आता है सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस. अनदर बेसिस ऑफ कैटेगराइजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स कैन बी वेदर द फंड्स आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर दोज दैट आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस. तो इसमें 2 कैटेगरी करी है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है. इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर से ही पैसे निकालना या पैसे जनरेट करना. ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है, प्रॉफिट से हो सकता है, या आपने किसी थर्ड पार्टी से पैसे लिए हैं, ठीक है, तो उससे हो सकता है. और एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए हमारे जो सप्लायर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए. तो वहाँ से अगर हम पैसे निकाल रहे हैं या ले रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सोर्सेज. ठीक है. नेक्स्ट जो कि बहुत मेन टॉपिक है, वो है आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ठीक है. अ बिजनेस कैन रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ईच ऑफ द सोर्स हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत ज़्यादा वेज होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस अपना फंड्स रेज कर सकता है, और हर एक का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अपनी लिमिटेशंस होती है, अपनी एडवांटेजेस होती है. ठीक है. तो कोई भी बेस्ट नहीं मान सकते हैं कि हमारे लिए ये बेहतर है, लेकिन अब बैंक अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चूज़ करता है कि उसे कौन से सोर्स से फंड रेज करने हैं. तो पहला इसमें है, दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स. अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग्स अमंग्स द शेयर होल्डर्स एट डिविडेंड्स. अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर यूज़ इन द फ्यूचर. ठीक है. तो जितना भी पैसा एक कंपनी कमाती है, वो शेयर होल्डर को नहीं देती है या अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है. उसमें से कुछ पोर्शन वो रिटेन्ड मतलब बचा के रखती है फॉर फ्यूचर के लिए. दिस इज़ नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स. इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लंजिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर प्लंजिंग बैक इन आवर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी एंड एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्या है, इसको हम बहुत नामों से बुला सकते हैं. हम इसे रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, हम इसे सेल्फ फाइनेंसिंग या इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, प्लंजिंग बैक्स ऑफ प्रॉफिट्स भी इसका नाम है. अब इसके मेरिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो पहला है रिटेन अर्निंग इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स. क्योंकि हमें हर साल प्रॉफिट हो रहा है, तो हम हमारे लिए क्या है, एक परमानेंट सोर्स है. सेकेंड है, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट. मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है. ठीक है. तो इसकी वजह से भी क्या है, ये बेनिफिटेड है. थर्ड है, एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली देयर इज़ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशन फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी. क्योंकि इसे हमने बिजनेस के इंटरनली सोर्स या हमने इंटरनली निकाला है इस प्रॉफिट को या रिटेन अर्निंग्स को, तो इसमें हम फ्लेक्सिबल या फ्रीडम हमें मिल सकता है कि हमने इस साल इतना रिटेन किया है, तो हम अगले साल कितना रिटेन करेंगे. ठीक है. तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और फ्रीडम रहता है.
फोर्थ है इट इन्हांसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं फ्यूचर में, तो हम इस जो मनी जो हमारी रिटेन अर्निंग है उससे हम वो कवर कर सकते हैं। फिफ्थ है इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस इन द ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। और इसकी वजह से हमारा जो मार्केट प्राइस में इक्विटी शेयर्स हमारी कंपनी के जो बढ़ते हैं वो आराम से इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसके नुकसान क्या है, दैट इज़ एक्सेसिव प्लजिंग बैक में कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स। अगर हम ज़्यादा पैसा रिटेन अर्निंग्स में रख रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को क्या है, डाउट होता है या एक तरीके से डिससेटिस्फैक्शन होता है। सेकेंड है इट इज़ एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स, क्योंकि अनसर्टेन है, आज इस साल प्रॉफिट हुआ तो नेक्स्ट ईयर मे बी लॉस हो, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अनसर्टेन है, हमें फ्यूचर का नॉलेज नहीं है। थर्ड है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज फंड्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी फर्म्स, दिस में लीड टू सब ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द फंड्स। तो ये जो रिटेन अर्निंग है ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पता नहीं होती है, जिसकी वजह से वो लॉस में जाते हैं। सेकेंड सोर्स है आपका ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज़ द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है, एक परचेज़र दूसरे परचेज़र को देता है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पे। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट, मतलब आपने अगर किसी से सामान ख़रीदा है तो आप उससे इमीडिएट पेमेंट नहीं करोगे, उसी टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं है। सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर्स ऑफ गुड्स एज सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल। ये वर्ड आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा और उसको हम क्या कहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इट इज़ ग्रांटेड टू दोज कस्टमर्स हु हैव रीजनेबल अमाउंट of financial standing and goodwill. The volume and period of credit extended depends on factors such as reputation of the purchasing firm, financial position of the seller, etc. तो ये क्रेडिट हर किसी को नहीं दिया जाता है, उन कस्टमर्स को दिया जाता है जिसका इमेज या गुडविल अच्छा है, ठीक है, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में ये दे सकते हैं। इसके मेरिट्स हैं, फर्स्ट है ट्रेड क्रेडिट इज़ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स। तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है क्योंकि जिसको आप जानते पहचानते हैं तो उससे आराम से उसको क्रेडिट बेसिस पे गुड्स दे सकते हैं। सेकेंड है ट्रेड क्रेडिट में बी रेडिली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द कस्टमर इज़ नोन टू द सेलर। बहुत आराम से रेडिली अवेलेबल हो जाता है अगर आप कस्टमर को जानते हो तो। थर्ड है ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स भी बहुत स्मूथली तरीके से चलता है। फोर्थ है इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट्स इन्वेंट्री लेवल इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स वॉल्यूम इन द नियर फ्यूचर, इट मे यूज़ ट्रेड क्रेडिट टू फाइनेंस द सेम। अगर वो अपना रॉ मटेरियल डे टू डे के हिसाब से ज़्यादा ले रहा है, आज के दिन अगर वो ज़्यादा ले रहा है तो तब भी क्या है, उसको क्रेडिट मिल जाता है क्योंकि उसके जो बिज़नेस का गुडविल है वो बहुत ही अच्छा है। फिफ्थ है इट डज़ नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहते हैं, ठीक है, जितना आपने रॉ मटेरियल्स लिया है उसी के पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये सारे उसके मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस हैं, फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ ईजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स में इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग विच में ऐड टू द रिस्क ऑफ द फर्म। तो जिसकी वजह से क्या है, हम लेते जा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स लेते जा रहे हैं और जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग हो रही है, हम एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं क्योंकि हमें पैसे बाद में देने हैं, तो क्या है, ये हमारे डिसएडवांटेज है। सेकेंड है ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट, तो लिमिटेड अमाउंट ही हम जनरेट कर सकते हैं। थर्ड है इट इज़ जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स एज़ कम्पेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी। थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है हमारे लिए, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें और सोर्सेज के साथ। थर्ड है आपका फैक्टरिंग सोर्स। फैक्टरिंग इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच द फैक्टर रेंडर वेरियस सर्विसेज विच इंक्लूड्स। तो फैक्टरिंग है, फैक्टरिंग फाइनेंसिंग ऐसा है जो कि बहुत सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि फर्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स and collecting of the client's debts. Under this, the receivable on account of sale of goods or services are sold to the factor at a certain discount. The factor
becomes responsible for all credit control and debt collection from the buyer and provides protection against any bad debt losses to the firm. There are two methods of factoring: resource and recourse and non-recourse. Under recourse factoring, the client is not protected against the risk of bad debts. On the other hand, the factor resumes the entire credit risk. Under non-resource factoring, that is, full amount of invoice is paid to the client in the event of the debt becoming bad. तो फैक्टरिंग सोर्स क्या हेल्प करता है कि जो भी बिल्स हैं आपके या बैड डेब्ट्स हैं वो कलेक्ट करने का प्रॉमिस करता है, ठीक है, ताकि आप बाद में जब भी आपको पैसे हों आपके पास तो आप उसको दे सकें. तो एक तरीके से जो भी बिल्स हैं वो पे करेगा, डेब्ट्स हैं वो क्लियर करेगा, ठीक है, आपकी जगह पे वो काम करता है या आपके पैसे या जो भी डेब्ट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करता है. सेकेंड है आपका प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एक्सेट्रा. फैक्टर्स होल्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग हिस्ट्रीज ऑफ द फर्म. दिस कैन बी वैल्यूएबल टू दोज हु आर यूजिंग फैक्टरिंग सर्विसेज and can thereby avoid doing business with customers having poor payment records. Factor may also offer relevant consultancy services in the area of finance, marketing, etc. तो पहला काम तो फैक्टरिंग सर्विसेज का ये है कि वो आपकी जगह आपके डेब्ट्स क्लियर करेगा, आपके बिल पे करेगा, ठीक है. सेकंड काम होता है उसके पास हर एक कंपनी की इंफॉर्मेशंस रहती हैं, सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है. तो अगर वो उस कंपनी का गुडविल अच्छा नहीं है तो वो आपको पहले ही बता देगा, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है. इसके मेरिट्स हैं. फर्स्ट है ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू फैक्टरिंग इज़ चीपर देन फाइनेंसिंग थ्रू अदर मीन्स सच एज बैंक क्रेडिट. तो औरों के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी जो सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा चीप है, रीज़नेबल है. Second है with cash flow accelerated by factoring, the client is able to meet his her liabilities promptly as and when these arise. तो जब भी ज़रूरत पड़ती है बिजनेस क्या है इसका यूज़ कर सकता है और उसको बाद में पे कर सकता है जब भी उसके पास प्रॉफिट्स होते हैं. थर्ड है फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फंड्स इज फ्लेक्सिबल एंड इंश्योर a definite pattern of cash inflows and credit sales. It provides security for a debt that a firm might otherwise be unable to obtain. तो एक तरीके का क्या है ये फ्लेक्सिबिलिटी लाता है क्योंकि ये कैश इनफ्लोज फ्रॉम क्रेडिट सेल्स होते हैं एंड इट प्रोवाइड सिक्योरिटी कि हमारे डेब्ट्स क्लियर नहीं है तो ये डेब्ट क्लियर करेगा, ठीक है. तो एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है फैक्टरिंग. फोर्थ है इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द फर्म. किसी तरीके के चार्जेस वो नहीं लेता है. फिफ्थ है द क्लाइंट कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर फंक्शंस एरियाज ऑफ बिजनेस एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज शोल्डर बाय द फैक्टर्स. बिज़नेस दूसरी चीज़ों में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है उस पर एक तरीके से इम्पॉर्टेंस दे सकता है क्योंकि जो जितना भी क्रेडिट कंट्रोल है वो फैक्टरिंग सर्विस करेगी. आपने कितना उधार लिया है, कितना उधार दिया है, कहाँ से आप पैसे ले रहे हो, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल कर रहा है? फैक्टरिंग सर्विस. तो बिज़नेस क्या है ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे दे सकता है. तो ये इसके बेनिफिट्स हैं. लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट दिस सोर्स इज़ एक्सपेंसिव व्हेन द इनवॉइस आर न्यूमरस एंड स्मॉलर इन अमाउंट. तो इस टाइप की सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं. सेकेंड है द एडवांस फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर फर्म इज़ जनरली अवेलेबल एट अ हाई इंटरेस्ट कॉस्ट दैन द यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो कहीं ना कहीं जो इनके इंटरेस्ट रहते हैं हाइयर रहते हैं जिसकी वजह से ये डिसएडवांटेज है. थर्ड है आपका द फैक्टर इज़ अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल वाइल डीलिंग विद इट. तो फैक्टरिंग सर्विसेज हमने किसी तीसरे पर्सन को दिया है तो जब भी वो किसी हमारे कस्टमर के साथ डील करता है तो मे बी वो कंफर्टेबल ना हो. फोर्थ है आपका लीज फाइनेंसिंग. अ लीज इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी the owner of an asset grant the other party the right to use the asset in return for a periodic payment. In other words it is a renting of an asset for some specific period. तो यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट माना जाता है लीज फाइनेंसिंग जहाँ पे जो ओनर है एसेट का वो दूसरी पार्टी को वो एसेट यूज़ करने के लिए दिया जाता है और बदले में वो क्या करेगा? पे करेगा. दैट इज़ कॉल्ड लीज फाइनेंसिंग. अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इट इनेबल्स द लीजी टू एक्वायर द एसेट विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट. बहुत कम रुपए में भी क्या है वो एसेट को यूज़ कर सकता है. सेकेंड है सिंपल डॉक्यूमेंट्स मेक इट ईजियर और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. थर्ड है रेंटल पेड बाय द लीजी आर डिडक्टेबल फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स.
जब हम पे करते हैं तो हम सारे टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट्स में से उसको दे सकते हैं। फोर्थ है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंस विदाउट डिल्यूटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिना किसी ओनरशिप के और कंट्रोल के हम उस फाइनेंस को या फैसिलिटी को इंजॉय कर सकते हैं। फिफ्थ है, द लीज एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द डेप्ट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंटरप्राइज। और लीज एग्रीमेंट की वजह से कोई भी डेप्ट रिलेटेड या किसी भी चीज़ में अफेक्ट नहीं होता है। द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस इज borne by the lessor. This allows greater flexibility। और जितना भी खर्चा होगा या एक तरीके से बोल सकते हैं अगर पुरानी हो गई मशीन या एसेट पुराना हो गया तो उसका जो सारा रिस्क है या सारा एक्सपेंसिव है वो कौन उठाएगा? ओनर ऑफ द एसेट। ठीक है। इसके नुकसान है, फर्स्ट है आपका लीज arrangement may impose certain restrictions on the use of asset. For example, it may not allow the lessee to make any alteration or modification in the asset। तो इसमें सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन क्या आता है? जो ओनर है अगर वो कुछ चेंज करना चाहता है अपने एसेट में तो कर सकता है, लेकिन जिसने रेंट पे जो वो एसेट यूज़ कर रहा है तो वो कोई भी मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकता। सेकेंड है, द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में बी अफेक्टेड इन केस द लीज इज़ नॉट रिन्यूड। अगर उसको चेंज की ज़रूरत है या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस पे पड़ेगा। थर्ड है, इट मे रिजल्ट इन हायर पे आउट ऑब्लिगेशन इन केस द इक्विपमेंट इज नॉट फाउंड यूजफुल एंड द लीजी ऑप्ट्स फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट। अगर जिस बिजनेस ने रेंटल पे वो एसेट लिया है अगर वो प्रीमेच्योर टर्मिनेट करता है अपने एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा। फोर्थ है,